नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम शाबाश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, शाबाश उत्तराखंड में आज हम आपकी मुलाकात पहाड़ की एक ऐसी बेटी से कराने जा रहे हैं जिन्होंने पहाड़ में रहकर अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर तरक्की और विकास के रास्ते तैयार किए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंजू आर साहा की, जिन्होंने पहले तो कबाड़ को रिसाइकिल कर उसके उत्पाद बनाने की शुरुआत की और आज मुख्य तौर पर वो पिरुल से उत्पाद बना रही हैं। तो चलिए जानते हैं मंजू जी के जीवन के बारे में, किस तरह से वो काम करती हैं और किस तरह से आज कई मंचों पर उनके काम की सराहना हो रही है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो हमारे साथ स्टूडियो में है मंजू आर साहा जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद मैम। उत्तराखंड के दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं मंजू आर साहा जीजीआईसी ताड़ीखेत में प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। शुरुआती दौर में मैं जो कबाड़ था उसको रिसाइकिल कर नए उसको सजावटी सुंदर चीज़ें बनाने का कार्य करती थी। धीरे धीरे मैंने देखा कि पहाड़ में जो ज्वलंत आग की समस्या है वो वन है, तो उसमें जो गिरने चीड़ के जो पत्तियां गिरती हैं उससे आग लगती है, तो उससे हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान होता है, जिसमें जंगली जानवरों का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। तो उन्हें बचाने के जंगल को बचाने के लिए एक छोटी सी कोशिश है कि मैं पिरुल का उपयोग इस तरह करूं जिससे रोजगार भी मिले और हमारे जंगल भी सुरक्षित रहें। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छी जो आपने अपने बारे में जो अपना परिचय दिया और आपने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जो चीड़ की पत्तियां होती हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में परेशानी थी कि इसकी वजह से कई बार जंगलों में आग लग जाती थी, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मन में एक दुख रहा होगा। तो कैसे इस चीज कैसे हम जंगलों को आग से बचा सके, तो इस ओर आपने काम की शुरुआत की। तो चीड़ की पत्तियों की जब हम बात करते हैं तो कैसे मैम आपके मन में ये विचार आया कि इससे हम उत्पाद बना सकते हैं, इससे हम कुछ अलग कुछ नया कुछ कर सकते हैं? मैम, मैंने ये काम सीखा हुआ था जब 2012 में मेरी नियुक्ति हुई थी प्रयोगशाला सहायक के पद पर। स्कूल में गई तो बच्चों को रमसा के तहत एक प्रशिक्षण दिया जाता है आर्ट एंड क्राफ्ट का। वहाँ पे बच्चों के लिए जो सामान आ रहा था मार्केट से आ रहा था, जो क्योंकि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो इकोनॉमिक रूप से बहुत कमज़ोर होती हैं, तो उनके लिए ये सामान खरीद पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो और उसके साथ साथ बांस की टोकरियाँ वगैरह बना रहे थे। अगर हम बांस को दोहन करेंगे तो हमारे जंगल जो हैं अधिक दोहने से बांस पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारा स्कूल जो है वो जंगलों के बीच में स्थित है, जहाँ चीड़ के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों न इस चीज़ से छात्राओं को रोज़गार का एक जरिया बना सकते हैं। वहीं से मैंने इस चीज़ की शुरुआत की और आज उसी को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल। तो मंजू जी, चीड़ की पत्तियों की हम लगातार बात करें, उनसे आप उत्पाद बना रही हैं, तो सोच तो आपकी वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन इस कार्य को करने के लिए आपने प्रशिक्षण भी लिया होगा, खुद भी कहीं ना कहीं आपने सीखा होगा कि किस तरह से इतने सुंदर जो उत्पाद आप बना रही हैं। तो कैसे आपने प्रशिक्षण लिया, कहाँ आपने प्रशिक्षण लिया? एक बार जब मैं अपनी मम्मी के घर पे गई हुई थी, मम्मी एक फ्लावर पॉट लाई थी इस तरह का, तो मैं दिखने में बहुत आकर्षक था। शुरुआत से बचपन से था कि कुछ नया चीज़ जो भी दिखती थी उसको खुद बनाने की कोशिश करती थी। तो उसी को जब मम्मी से पूछा कि कहाँ से आपको ये चीज़ प्राप्त हुई, मम्मी ने बताया कि मेरी जो कज़न है मौसेरी बहन, वो इस चीज़ को बनाती है। तो मैं एक दिन के लिए उसके पास गई कि मुझे इस चीज़ को सिखा दे। तो मैंने सोचा कि इसको सीखा जाए तो क्यों ना ये हमारा जो रोज़गार का जरिया भी बनेगा और जो जंगलों से कई रक्षा भी हो जाएगी। बिल्कुल। तो उनसे आपने प्रशिक्षण लिया, तो कितना लंबा ये समय लगा आपको सीखने में? मैम, प्रशिक्षण मैंने केवल एक दिन का लिया था, क्योंकि मेरे पास अधिक टाइम भी नहीं था। शादी हुई थी नई तो घर में थी, तो घर ही में उसकी प्रैक्टिस की। तो आज उससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या क्या चीज़ें मंजू जी आप बनाती हैं चीड़ की पत्तियों से आज? टी कोस्टर, पायदान, मैट, हैट आदि अनेक चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं। जी, तो आप कुछ दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आप क्या क्या सामान अपने साथ लाई हैं और किस तरह से इन्हें बनाया जाता है, ये भी हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैम, ये वॉल हैंगिंग के रूप में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं और डाइनिंग मैट के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। इस पर हम एक फ्रेम लेते हैं,
फ्रेम के अंदर हम 2-2 या 3-3 नीडल्स को एक साथ पिरोते हैं। तो उसके बाद इसको लास्ट में हम ये बीडिंग है, बीडिंग के इससे चिपका देते हैं। इसके अलावा मैट वगैरह है, इसमें भी हम एक सिंगल गांठ लगाते हैं। तो सिंगल गांठ को लगाते हुए लास्ट तक वही प्रोसेस होती है। तो इस तरह हम डाइनिंग मैट या पूजा आसन उसके रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मंजू जी, कितना समय, ये बहुत खूबसूरत मैट है और बहुत ही अच्छा ये लग रहा है देखने में, तो कितना समय इसको बनाने में अमूमन लगता है? मैम, अगर हम लगे रहे इस काम को करने में तो लगभग 2 या 3 दिन लग जाते हैं। जी बिल्कुल। तो मंजू जी, आप नौकरी भी करती हैं जैसा कि आपने बताया, तो किस तरह से, क्योंकि वहाँ भी आपको एक काफ़ी समय वहाँ पर आपको देना पड़ता होगा और साथ ही ये काम भी आप करती हैं, तो किस तरह से तालमेल आप दोनों चीज़ों के बीच बिठाती हैं? स्कूल के बाद जितना भी टाइम होता है तो उसमें कहीं दिन भर दिमाग में चलता है कि हम आज नया क्या बनाएं। तो जो समय मिलता है उसको मैं पिरुल की पत्तियाँ हमेशा अपने घर में रखे रहती हूँ ताकि मैं नई नई चीज़ें उसका बना सकूँ। बिल्कुल। तो इस विषय में भी जानेंगे। शुरुआत में आपने, जिस तरह से मैंने भी आपका जो परिचय दिया था, जो मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि पहले कबाड़ से कहीं ना कहीं कबाड़ को आप रिसाइकिल करती थी, तो शुरुआत कहीं ना कहीं वहाँ से हुई। उसके बाद आप चीड़ के पत्तों पर आई, लेकिन किस तरह से कबाड़ से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको लगा कि रिसाइकिल हो सकती हैं और उससे क्या क्या आप उत्पाद बनाती थी शुरुआत में? शुरुआत में जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को हम रिसाइकिल करते हैं तो उससे खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती थी। इसके अलावा कहीं भी कोई वायर वगैरह वेस्ट हो रही है या कोई डब्बा वगैरह है तो उसमें हम उसको कपड़ा वगैरह लगा के उसके सुंदर चीज़ें, बॉक्स, मेकअप बॉक्स वगैरह बनाते थे। इसके अलावा जो लटकन होती हैं उसको चिड़िया वगैरह वो हम बनाते थे जो जयपुर में बिकती हैं। तो जैसे मतलब कोई लोग बाहर से खरीद के लाते थे, कोई भी शो पीस वगैरह खरीद के लाते थे, तो उसको मैं खुद घर में बनाने की कोशिश करती थी। तो आप कोशिश करती थी कहीं ना कहीं कि ये तो बाहर से लाए तो मैं कहीं ना कहीं वेस्ट चीज़ों से इसको बना सकती हूँ कि नहीं? जी। तो घर वालों का किस तरह से सपोर्ट रहता था? जरा कई घर वाले ऐसे तो नहीं कहते थे कि ये क्या कर रही हो, क्यों कबाड़ इकट्ठा कर रही हो, जैसे अमूमन कहा जाता है, तो उनका सपोर्ट किस तरह से था? घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा। मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं। घर में जब शुरुआत में शादी करके घर में रही थी तो सास कहती थी कि घर में ऐसे बैठे रहती हो तो अच्छा नहीं लगता है, कि पढ़ा लिखा है आपने, कुछ करिए। तो उन्होंने ही मतलब मुझे बाहर एजुकेशन के लिए और बाहर भेजा। तो उसके बाद से जब मैं काम करती थी तो एक सराहना सी मिलती थी कि बहुत अच्छा बनाया है, औरों को भी सिखाइए। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसको भी मैं इस चीज़ को सिखाती थी। तो काफ़ी अच्छा लगता था कि हाँ, मेरे साथ मतलब मजबूती से खड़े हुए हैं। कहीं भी बाहर जाना होता तो उनने कभी मुझे मना नहीं किया कि अकेले जा रही है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होता था। तो काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे फैमिली से। बिल्कुल। तो मंजू जी, आपने जब शुरुआत करी बनाने की तो आज आप इतने सुंदर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उत्पाद बना रही हैं और दूर दूर तक लोग आपके काम को पसंद कर रहे हैं। तो जब आप आगे बढ़ती रही तो इस पूरे सफ़र में प्रेरणा आपको किससे मिली? आपको किसने बताया कि वाकई इस चीज़ में आगे बढ़ो, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका काम बहुत अच्छा है? तो जो हुनर की परख जिसे कहते हैं वो किसने करी? जो गौरी शंकर कांडपाल जी हैं, CCRT के संवाददाता भी हैं और अभी राजकीय इंटर कॉलेज गुनियालेख में प्रवक्ता हैं। तो उन्होंने, जब मैंने उनको ये चीज़ें दिखाई तो उन्होंने काफ़ी फोर्स किया कि आप ये चीज़ें बनाओ और आगे जैसे CCRT के फॉर्म वगैरह आते थे तो वो उन्होंने खुद अपने उससे फॉर्म अप्लाई किए मेरे, और जो IASF में है वो भी उनके द्वारा ही किया गया है। इसके अलावा जन शिक्षण संस्थान के निदेशक हैं डॉक्टर जितेंद्र तिवारी जी, CCRS पंतनगर में डॉक्टर पडलिया जी, और मेरी जो B.Ed की कॉलेज की टीचर हैं डॉक्टर विनीता चौधरी मैडम, वो लोग, उनके मन में कहीं ना कहीं विश्वास था मैं कि कुछ कर सकती हूँ। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि तुम इस काम को कर सकती हो। कोई भी वो चीज़ होती थी, जब B.Ed कॉलेज में भी जब टीचिंग होती थी उसमें हम लोगों को टीचिंग एड बनाने होते थे तो उसमें भी मैं हमेशा वेस्ट मटेरियल का ही यूज करती थी, क्योंकि इकोनॉमिक पृष्ठभूमि से हम लोग इतने अच्छे नहीं थे कि बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीद लेके आए। तो मतलब मैडम हमेशा जब मैं बनाती थी तो वो हमेशा ये कहती थी कि तू हमेशा वेस्ट मटेरियल ही यूज करती है, तो इसी में आगे काम करो, कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलेगी।
बिल्कुल। तो आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है मंजू जी। जानना चाहेंगे, आपने जिस तरह से बताया कि आपने तो 1 या 2 दिन में ही लगभग ये फिर चीड़ की पत्तियों से ये उत्पाद बनाने सीख लिए थे, लेकिन क्या आप अब और लोगों को भी सिखाती हैं? कितने लोग मिलकर आज ये कार्य कर रहे हैं आपके साथ? शुरुआत में तो मैंने अपनी जो सिस्टर इन लॉ है, पूर्णतः मूक और बधिर है, मेघा सा, उसको सिखाया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि इसके साथ टीम होनी चाहिए। उसके लिए अभी वन विभाग के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत महिलाओं को इस तरह का रोजगार देने की जो बात कही गई थी, तो वहाँ पे मैंने लगभग 20-25 महिलाओं को सिखाया है। इसके अलावा मैं जो मेरी स्टूडेंट्स रही हैं उनको भी सिखाती हूँ, और जो पड़ोस की बच्चियाँ आ रही हैं उनको भी सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो महिलाओं का है आर्थिकी का एक जरिया बन सके। तो ये कहीं ना कहीं एक वर्कशॉप के जरिए आप सिखाती हैं, या स्कूल में, अपने स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप सिखाती हैं। तो किस तरह का वहाँ से आपको फीडबैक मिलता है मंजू जी? बच्चे किस तरह से इस कला को लेकर क्या सोचते हैं, और जब आप महिलाओं को उनको एक रोजगार परक चीज़ कुछ सिखा रही हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलता है वहाँ से? मैम, महिलाओं का तो रोज़ नई नई महिलाएं आते रहती हैं कि मैडम आप बहुत अच्छी चीज़ बनाती हैं, तो हमें भी सिखाइए। बच्चों को अभी मैंने कुछ दिन पहले एक छोटी सी वर्कशॉप कराई थी, तो उसमें मैंने हल्का सा मतलब उनको बताया था कि इस तरह से शुरुआत करनी है और इस तरह ख़त्म करना है। लेकिन अभी एक बच्ची ने दिखाया तो उसने काफ़ी इनोवेटिव, मतलब बहुत आकर्षक दिख रहा था। तो जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सबके अपने अपने आइडियाज़ आते रहते हैं, तो नई नई चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। बिल्कुल। मंजू जी, ये भी जानना चाहेंगे, आप कहते हैं जंगल के बीच आपका स्कूल है, और वहाँ तो किस तरह से पिरुल की ये जो पत्तियाँ होती हैं किस तरह से छांटी जाती हैं, और किस तरह से आप लोग वहाँ जाकर इन पत्तियों को कलेक्ट करते हैं, ये भी हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। जो इसमें क्या खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, मतलब जब आप पत्तियाँ इकट्ठी करते हैं तो किस तरह का ध्यान आप रखते हैं? जो पत्तियाँ होती हैं उसमें हम चमक वाली पत्तियों को लेते हैं, क्योंकि जो ख़राब हो जाती हैं, कुछ पड़ी पड़ी जैसे पानी वगैरह पड़ता है तो उसमें फंगस लग जाती है, उससे कालापन आ जाता है। तो उसमें जब हम पत्तियों को बनाते हैं, डिजाइन को बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टूटने का डर रहता है। तो इसलिए जो नया गिरा रहता है पिरुल, उसमें हम उसको यूज कर सकते हैं, उसमें जो चमक होती है, तो उससे ये होता है कि नेचुरल जो लुक आता है वो उससे आता है। इसके अलावा अभी लॉफिंग होती है, पहाड़ में लोग नेक्स्ट टाइम के लिए लकड़ियाँ काट देते हैं हरी, तो उसको जो वो फेंक देते हैं हरी पिरुल को, तो हम उसको सुखा लेते हैं। उसके बाद हम सुखाने के बाद उसको पानी में भिगो लेते हैं, तो ताकि उससे में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हो जाती है, उससे जो उत्पाद बनने में है वो आसानी रहती है। बिल्कुल। तो जब एक बार प्रोडक्ट तैयार हो जाता है मंजू जी, तो क्या इसको पॉलिश की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि एक लंबा समय तक ये टिका रहता है, या क्योंकि एक पेड़ का हिस्सा है तो कहीं इसमें बाद में फंगस या ऐसी चीज़ आ सकती है, या फिर इसको कुछ पेंट आप लोग करते हैं? जैसे नमी वगैरह होती है तो उससे फंगस आने का खतरा रहता है। बाकी उसमें हम ट्रांसपेरेंट वार्निश करते हैं ताकि वो उससे मजबूती मिले, और जो प्रोडक्ट हमारा थोड़ा हल्का लोच होती है तो उसमें मजबूती आ जाती है वार्निश से। जैसे इस पे है, ये हमारा बिना पॉलिश के है तो इसमें चमक नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमने वार्निश किया हुआ है, तो उससे इसमें एक चमक आ जाए, और ये काफ़ी टाइट भी हो चुका है जी। तो यानी कि अब इसमें कोई खराबी नहीं आएगी जब वार्निश भी हो गई इसके बाद। मंजू जी, मैंने इसमें आपके प्रोडक्ट्स में देखा है कि कई जगह आपने धागे का भी इस्तेमाल किया है, तो वो कब करना पड़ता है, क्योंकि उससे खूबसूरती और निखर कर आ रही है, तो वो आप क्यों और कब करते हैं? धागे का प्रयोग हम जैसे हम इसमें पिरुल को ही, केवल पिरुल को ले रहे हैं, शुरुआत करते हैं तो पिरुल से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन जब नए उसको धागे वाला है तो उसको हम शुरुआत से ही गांठ जो मारते हैं वो धागे से ही मारते हैं। तो उसके ये चुनाव पहले करना पड़ता है कि धागा इस्तेमाल करना है या सिर्फ पिरुल इस्तेमाल करनी है? जी बिल्कुल, ये धागे से जब हम करते हैं, शुरुआत यहाँ से होती है, तो यहाँ से हम सिलते जाते हैं उसको, जितनी हम सिलाई करते जाएंगे उतना ये आगे को बढ़ते जाएगा। तो इसको शुरुआत से ही और लास्ट तक हम धागे का यूज करते हैं।
बिल्कुल, तो ये बहुत ही खूबसूरत निखर कर आया जब धागे का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। चुनौतियां इस काम में किस तरह की होती हैं मंजू जी, क्योंकि बहुत बारीक काम है और शायद कई बार चोट भी लग सकती होगी इसमें, तो क्या जोखिम भी क्या रहते हैं, किस तरह की जब आप तैयार करते हो, जो बच्चे नए नए सीख रहे होते हैं, महिलाएं नई नई सीख रही होती है, तो क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए, आप किस तरह से बताती हैं? उसमें केवल निडल का रहता है कि निडल की नोक हमें कभी कभी चुभ जाती है, और पाइन निडल्स भी वो तीखा होता है तो उसको वो भी हाथों में चुभने का डर रहता है। लेकिन अगर हम सावधानी के साथ इसको करें तो उसके जो है अच्छे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और कई तरह की उनके जो सावधानी तो इतना वो कुछ नहीं है कि हम उसमें इसको ज़्यादा अधिक उस सावधान करके बरतने की ज़रूरत है, लेकिन हल्के से अगर आप नीडल को सीधे पकड़ेंगे तो हमें चुभेगी। इसको इस तरह करना है कि ऊपर की ओर हो जिससे आसानी से वो धागा निकल सके। बिल्कुल। मंजू जी, अब आपके पुरस्कारों की बात करते हैं। आप कई मंचों पे आपको सम्मानित भी किया गया है और धीरे धीरे जो आपकी पहचान है वो भी और बढ़ती जा रही है। आपको बंगाल में भी सम्मानित किया गया, आप कमिंग आर्टिस्ट। तो इस अनुभव के बारे में बताइए कि किस तरह आपको वहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ, किस तरह से सम्मानित वहाँ पर किया गया और उसके बाद कितना बदलाव आया जब आपको पहचान धीरे धीरे मिलने लगी? भारत सरकार द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर्टिसंस का एक मीट एक्सपो होता है, जिसमें कलाकारों को वहाँ पर प्रतिभा करना होता है, जिसके लिए रजिस्टर होना आवश्यक होता है। तो वहाँ पे विभिन्न देशों के और अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ कलाकार को बेस्ट अपकमिंग आर्टिशियन से नवाजा जाता है, जो पहली बार मिलता है, पहले साल में जो प्रतिभा करता है उसको मिलता है। तो मुझे भी उसी में एक बेस्ट अपकमिंग आर्टिशियंस का पुरस्कार मिला, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे थे, तो वो भी मेन वजह बनी है। तो वहाँ पर जब लोगों ने आपसे मुलाकात की और आपको सम्मानित किया गया, तो किस तरह का रिस्पांस, आपके काम को किस तरह से वहाँ पर अप्रिसिएशन मिली? वहाँ पर बहुत सारे लोग जब एग्जीबिशन देखने आए थे तो उनने देखा कि मतलब एक घास से हम लोग इस तरह की चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए बिल्कुल नई थी। तो उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ सीखनी है, बल्कि काफ़ी ऑफ़र आए कि आप लोग हमारे यहाँ पे ये चीज़ को सिखा देंगे। तो इसी के साथ साथ प्रोडक्ट्स खरीदने की भी मांग करने लगे। तो उस समय तो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे ज़्यादा, लेकिन अभी भी कॉल आते हैं कि हमें इस तरह की चीज़ें आप बना के दीजिए। बिल्कुल। तो मंजू जी, आप इतना खूबसूरत काम कर रही हैं, पर्यावरण के लिए भी कर रही हैं और खुद की कला को भी आप प्रोत्साहित कर रही हैं। आगे भविष्य में आपके क्या प्लान्स हैं, किस तरह का विचार आप करती हैं कि आगे इस क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए, लोगों को और जोड़ने के लिए और उत्पाद किस तरह के आप बनाना चाहती हैं? मेरा मेन फोकस जो है वो पर्यावरण को लेकर है और महिलाओं को रोजगार को लेकर है, क्योंकि पहाड़ों में महिलाएं केवल अपने काम तक ही सीमित रहती हैं घर में, और उनके आर्थिकी का कोई जरिया नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक महिलाएं इस काम को सीखें और आगे इसको बढ़ाएं, अपना खुद भी सक्षम बने और लोगों को भी उसका ट्रेनिंग दें। तो इससे इयररिंग्स वगैरह और चप्पल वगैरह मैं सोच रही हूँ कि पूजा के बाद काफ़ी लोग नंगे पैर ज़मीन पे रहते हैं, तो वहाँ पे अपनी खुद की वो जो बाथरूम स्लीपर हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हैं पूजा पाठ में, जो लेकिन ये घास है वो शुद्ध मानी जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि चप्पल वगैरह भी मैं इससे तैयार करूँ। बिल्कुल। और आपने ज्वेलरी भी बताया कि ज्वेलरी के क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ना चाहती हैं और चीड़ की पत्तियों से आप ज्वेलरी भी बनाना चाहती हैं। यस मैम, क्योंकि वर्तमान जो मांग है वो हैंडीक्राफ्ट की बहुत अधिक मांग है, तो उसमें लोग जो हैं इस चीज़ से लोगों का मोह हट गया कि मेटल वगैरह चीज़ें भारी भी होती हैं, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट का जो हमारा आइटम होता है वो बहुत हल्का होता है, पहनने में भी आसान होता है, तो काफ़ी मांग है। तो मैं सोच रही हूँ कि आगे को ज्वेलरी वगैरह भी स्टार्ट करूँ। बिल्कुल। तो मंजू जी, आप किस तरह से बाज़ार उपलब्ध कराएंगी, किस तरह से आप इन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना जो आप चाहती हैं, तो किस तरह से वो प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, कैसे आप लोगों को वो उपलब्ध करा रही हैं? जो आधुनिक युग है और डिजिटल इंडिया, जो प्रधानमंत्री का भी जो एक नारा है कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, तो उसके जो सोशल मीडिया उसका एक प्रमुख उदाहरण है।
क्योंकि मेरा जो भी काम होता है वो सोशल मीडिया में मेरे फ्रेंड्स लोग शेयर करते हैं, तो उसी के ज़रिए मेरे पास बहुत सारे लोगों के अभी कॉल आते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, प्रोडक्ट वगैरह चाहिए। तो सोशल मीडिया है तो उस पर हम इस चीज़ को कर सकते हैं, काम को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो आप ने जैसे पहले ही बताया, बच्चों का प्रशिक्षण दे रही है, महिलाओं का प्रशिक्षण दे रही है, तो कहीं ना कहीं क्या उनके जरिए भी जो आपका सामान है वो बाजार तक पहुंचता है, या स्टॉल्स? क्योंकि अभी तो हमने कोरोना काल देखा है, इस वजह से हम सब अपने अपने घरों पर रहे पिछले कई महीनों से, लेकिन अब जब धीरे धीरे चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती जा रही हैं, तो किस तरह से अब आप, क्योंकि आप अलग अलग, मैंने देखा है आपके कई इंटरव्यूज़ में कि आप स्टॉल्स के माध्यम से भी लोगों को जानकारी देती हैं अपने काम की, तो आगे चलकर क्या प्लान्स है? किस तरह से आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर दुनिया में दिखाएंगी? तो किस तरह से आगे आप काम करना चाहती हैं? इसमें अभी मेरी एक स्टूडेंट है जिसने ये सीखा हुआ है, उसके तो काफ़ी प्रोडक्ट बिक भी गए हैं, उसका शॉप के जरिए उसने इस चीज़ को बेचने की पहल की थी। इसके अलावा हम लोग जैसे एक महिला समूह तैयार कर उसके प्रोडक्टों को बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए मैं काफ़ी महिलाओं को कह चुकी हूँ कि आप लोग इस स्वयं सहायता समूह बनाएं, तो उससे मतलब हमारा जो एक लक्ष्य है वो प्राप्त हो गई, और देश में क्या पहचान बने, यही महिलाओं मतलब पहाड़ के लोगों की पहचान बने। ये पिरूल जो है जिसको आज तक घातक माना जाता था, वो एक रोजगार का जरिया भी बने, यही अभिलाषा। और मंजू जी का सपना क्या है अपने काम को लेकर आने वाले समय में? मैम यही सपना है कि हम लोग इसको लेके मतलब आगे बढ़ें, और जो एक पहचान होती है, जैसे पिरूल के क्षेत्र में पिरूल लेडी करके जो लोग मुझे जानते हैं, तो उनका जो सपना है कि जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं उनका काफ़ी सपोर्ट रहा मेरी लाइफ में, तो वो लोग चाहते हैं कि और आगे इस काम को पहुंचाएं। तो यही है कि हम लोग अधिक से अधिक उत्पाद तैयार करें और अपने पहाड़ को एक उत्तराखंड को एक नई पहचान दें। बिल्कुल। मंजू जी, जो कला के क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विलुप्त होती चीज़ें हैं, आपने एक नई चीज़ को उठाया है, और आपने जैसे कहा कि एक जो पिरूल की छवि थी, जो चीड़ की पत्तियों की एक छवि थी कि ज्वलंत होते हैं, आग पकड़ते हैं और जंगल का पूरा जंगल कहीं ना कहीं तबाह हो जाता है, आपने उसको कहीं ना कहीं पूरी जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, उसको बदल दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं है, रास्ता नहीं पता, तो किस तरह से, क्योंकि आपने एक आइडिया को जिया और अब आप उसको क्रियान्वित कर रही हैं, बहुत लोग जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी? बिल्कुल, कला के क्षेत्र में हम लोग शायद लास्ट पीढ़ी हैं जो कला को संरक्षित करने का एक प्रयास कर रही हैं, क्योंकि नई जनरेशन को पता नहीं है कि इसके आगे को क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए CCRT जो भारत सरकार का है, लोक सांस्कृतिक एवं प्रशिक्षण केंद्र जो नई दिल्ली द्वारा आयोजित होता है, उसमें भी हम अपना काम को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके लिए जूनियर फेलोशिप और सीनियर फेलोशिप दी जाती है। उसके लिए आप जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं वो लोग मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से अपने अपने जनपद के वहाँ से उसके कार्यों के बारे में पता कर सकते हैं, और जो आम जनता है वो ccrtindia.gov.in पर लॉगिन कर उसके प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल मंजू जी, तो आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने इतनी अहम जानकारी दी और बताया कि पिरूल से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आप कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थी मंजू आर साहा जी, जो पिरूल की पत्तियों से एक चीज़ें बना रही हैं और लोक कला को बढ़ावा दे रही हैं। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।